इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे एडवांस ह्यूमनॉइड्स को दिखाते हुए जिसे कि इंसानों ने अभी अभी डेवलप किया था। ये इंसानों जैसे दिखने वाले एडवांस रोबोट्स थे जो कि इंसानों के बदले स्पेस में जाकर मिशन किया करते। इन रोबोट्स को पृथ्वी पर मौजूद किसी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कंपनी ने यहाँ पर टेस्टिंग के लिए भेजा होता है। उन्हें पता करना था कि हमारे रोबोट्स अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। इसीलिए अब ह्यूमनॉइड रोबोट्स की उस पूरी टीम को स्पेस में मिशन के लिए भेज दिया जाता है। कई दिनों तक हाइपर स्लीप चैम्बर में रहने के बाद वो सारे ह्यूमनॉइड रोबोट उठ गए थे। दरअसल उन्हें कमांड मिला होता है कि वो एक अनजान प्लेनेट की तरफ जाएं, जहां पर इससे पहले एस्ट्रोमेटा नाम का एक स्पेसशिप गया था, लेकिन किसी अनजान खराबी के कारण एस्ट्रोमेटा स्पेसशिप वापस ही नहीं लौट कर आया। इसीलिए अब ह्यूमनॉइड रोबोट की टीम को एस्ट्रोमेटा स्पेसशिप तक पहुंचना है और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। कई दिनों तक लगातार अंतरिक्ष में ट्रेवल करने के बाद उनकी टीम एस्ट्रोमेटा स्पेसशिप तक पहुंच गई होती है। वो स्पेसशिप पता नहीं क्यों एक जगह पर स्टक हो गई थी और उसके ऊपर वाले भाग में एक बड़ा सा छेद बन गया होता है। इसीलिए अब सारी प्लानिंग करके वो सभी ह्यूमनॉइड्स अपनी स्पेसशिप को एंड्रोमेडा स्पेसशिप से कनेक्ट कर लेते हैं। हालांकि इसमें उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उनके पास कैलकुलेटेड रिस्क लेने की एबिलिटीज थी, इसीलिए वो सब जल्द से जल्द अपना काम भी कर लेते हैं। अब यहाँ एंड्रोमेडा स्पेसशिप से कनेक्ट होने के बाद उनका कांटेक्ट हुआ था कंपनी के ओनर से। ये वही कंपनी थी जिसने कि इन सारे ह्यूमनॉइड रोबोट्स को बनाया होता है। उन सभी ने तो कंपनी के ओनर को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी होती है कि कैसे एंड्रोमेडा स्पेसशिप उन्हें मिल चुकी है, लेकिन हालात को देखकर लगता है कि कोई भी स्पेसशिप में जिंदा नहीं बचा है, क्योंकि स्पेसशिप पर तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्हें मिले ही नहीं थे। तब जाकर कंपनी का ओनर उन सभी को कमांड दे रहा था कि तुम्हें कोई एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ एंड्रोमेडा स्पेसशिप में जो भी जरूरत के सामान है वो लेकर आ जाओ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तुम सभी को एक केमिकल कंटेनर लेकर आना पड़ेगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जिससे कि हमारी पृथ्वी के हालात को चेंज किया जा सकता है। यानी कि अब वो सारे ह्यूमनॉइड रोबोट्स की टीम को अपने ओनर से कमांड मिल चुका होता है कि उन्हें क्या करना है, और अब वो सब उसी तरीके से लगातार फॉलो करते रहते हैं। यहाँ अब एरिस नाम की एक ह्यूमनॉइड उस जगह की सारी डिटेल्स निकाल रही थी, जिसके अंदर उसे एंड्रोमेडा स्पेसशिप के एक एस्ट्रोनॉट की वीडियो मिलती है। उस वीडियो में एस्ट्रोनॉट बता रहा था कि हमने सारी चीजें अच्छे से की, हमारा रिसर्च भी ऑलमोस्ट खत्म होने आ चुका था, लेकिन पता नहीं स्पेसशिप में मौजूद सारे के सारे एस्ट्रोनॉट बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े और एक दूसरे के ऊपर हमला करने लग गए थे। ये सभी इतना जल्दी हुआ कि उन्हें सोचने का मौका ही नहीं मिला। अब अचानक एंड्रोमेडा स्पेसशिप से बहुत ही तेज आवाज आने लग जाती है। सभी के सभी ह्यूमनॉइड्स अपने हथियार तैयार करके अंदर देखने चले गए थे कि ये सारी चीजें कहां से हो रही हैं। डॉक्टर नाम का एक ह्यूमनॉइड जाकर देखता है, तब उसे पता चला कि स्पेसशिप का ब्लैक बॉक्स तो वहां से गायब हो चुका है। दरअसल ब्लैक बॉक्स वो चीज होती थी जिसमें कि स्पेसशिप की पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी जाती है। यहाँ तक कि स्पेसशिप को कंट्रोल करने का काम भी ब्लैक बॉक्स से ही होता था, लेकिन फिर भी वो सब अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं जिससे कि कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाथ लग जाए। डॉक्टर जब स्पेसशिप के और अंदर जाता है तो बहुत सारे पेड़ पौधे उग चुके थे। वहीं पर डॉक्टर को एक दूसरी रोबोट मिलती है जो कि स्पेसशिप के वेलकम प्रोग्राम में शामिल थी। वो रोबोट तो डॉक्टर को सिर्फ इतना ही बताती है कि स्पेसशिप पर अभी भी एक एस्ट्रोनॉट जिंदा है जिसका नाम ट्रेविस है। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद उन सभी ह्यूमनॉइड को ट्रेविस मिल भी जाता है जिसके बड़े बड़े बाल हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि वो इतने सालों से स्पेसशिप पर कैद हो चुका है। वहीं अब दूसरी तरफ सीनियर केमिकल कंटेनर को ढूंढ रहा होता है जिसे कि कंपनी के ओनर ने ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन केमिकल कंटेनर तो अपनी प्लेस से गायब था। आखिर वो कहाँ है इसके बारे में किसी को नहीं पता। इसीलिए अब सारे ह्यूमनॉइड डिसाइड करते हैं कि इसका जवाब तो ट्रेविस के पास ही हो सकता है कि आखिर स्पेसशिप में हुआ क्या और केमिकल कंटेनर कहाँ गया। लेकिन ट्रेविस के बिहेवियर को देख के लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में है और वो जरूर कुछ छुपा रहा है। स्पेसशिप का कैप्टन ट्रेविस से बात करने भी गया, लेकिन ट्रेविस उसे कुछ जवाब ही नहीं देता। कैप्टन तो अब आकर एरिस और सीनियर से कह रहा था कि वो हमें कुछ नहीं बताने वाला, लेकिन जब मैंने उस फीमेल रोबोट का नाम लिया तब उसके चेहरे पर कुछ अजीब से चेंजेस दिखाई दिए। यानी कि हो सकता है कि ट्रेविस उस फीमेल रोबोट को पसंद करने लगा हो। अब यहाँ कैप्टन ने पूछताछ करने का काम एरिस को दे दिया था और कहा कि तुम जाकर ट्रेविस से दोस्ती करो और उसके मन से सारी बातें बाहर निकलवाओ। एरिस तो लगातार ट्रेविस से बातें करने लगी थी और उससे क्लोज आने लगी थी, लेकिन फिर भी ट्रेविस के ऊपर उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब यहाँ सीनियर ने डिसाइड किया कि अगर वो फीमेल रोबोट ट्रेविस से रिलेटेड है तो मैं समय समय पर फीमेल रोबोट को ट्रेविस की चेंबर में भेजता रहूंगा और नोटिस करूंगा कि उसकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। यानी कि हम फीमेल रोबोट को एक चारी की तरह इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब अचानक पूरे स्पेसशिप की आधी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। अलार्म्स बजने लग जाते हैं, इसीलिए सभी ह्यूमनॉइड्स अपने अपने हथियार लेकर चारों तरफ फैल गए थे।
एरिस और बाकी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि ट्रेविस तो गायब हो चुका है और उसके पास एक हथियार भी है। इसीलिए अब एरिस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी ट्रेविस को ढूंढने के लिए। थोड़ी देर में उसे वो मिल भी जाता है, लेकिन अब ट्रेविस ने गन एरिस के ऊपर तान कर रखी थी। एरिस तो बड़े प्यार से ट्रेविस को समझा रही होती है और कन्विंस करती है कि हम उसके लिए खतरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन तब तक वहाँ कैप्टन आ गए जिन्होंने ट्रेविस के हाथ से वो गन छीन ली। ट्रेविस को तो वापस एक चैम्बर के अंदर कैद कर दिया जाता है। एरिस तो कैप्टन के ऊपर चिल्ला रही थी कि तुम्हें मेरे काम पर भरोसा क्यों नहीं है। मैं उसके मन से सारी बातें निकलवाने ही वाली थी। अब यहाँ डॉक्टर अपनी फीमेल साथी के साथ कंट्रोल रूम में मौजूद होता है। तभी वो फीमेल साथी अपने कपड़े निकालने लगी। वो कहती है कि आज मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन यहाँ डॉक्टर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ह्यूमनॉइड रोबोट्स को गर्मी कब से लगने लगी। ये सारी चीजें होना हमारे सिस्टम में बिल्कुल मौजूद ही नहीं था। उसके ठीक बाद उन सभी को कंपनी के ओनर का मैसेज आता है, जिसमें कि वो कह रहे थे कि तुम सभी को सिर्फ अपने मिशन पर फोकस करना है। किसी भी तरीके से उस केमिकल कंटेनर को ढूंढो और वापस पृथ्वी पर आ जाओ, जैसे कि हम पृथ्वी के एनवायरनमेंट को ठीक कर सकते थे। अब यहाँ एरिस ट्रेविस से बात करने के बाद भी उसे कुछ मिलता नहीं, तब वो फीमेल रोबोट को समय समय पर ट्रेविस के चैम्बर में भेजने लगी थी और अब वो कैमरे की मदद से सारी चीजें देख रही होती है कि दोनों क्या कर रहे हैं। ट्रेविस तो फीमेल रोबोट के पास जाकर उसके बालों को छूता और उसके कान में कुछ अजीब सी लैंग्वेज में कह रहा था। ये लैंग्वेज एरिस को बिल्कुल भी नहीं आती थी, इसीलिए वो सारी रिकॉर्डिंग करके सीनियर के पास चली गई इसका जवाब पूछने के लिए। लेकिन यहाँ सीनियर एरिस से कहता है कि पता नहीं मेरी मेमोरीज कमजोर हो चुकी हैं और मुझे याद नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पर क्यों आए थे। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। अब एरिस ने सीनियर को वो रिकॉर्डिंग सुनाई जिसका मतलब वो पूछ रही थी, लेकिन उस रिकॉर्डिंग में ट्रेविस बहुत ही स्लो और धीरे बोल रहा था, जिसकी वजह से सीनियर भी उसे समझ नहीं पाता। उसने कहा कि तुम मुझे रिकॉर्डिंग दे दो, मैं बाद में इसे चेक करता हूँ। एरिस तो सीधा फीमेल रोबोट के पास आकर पूछने लगी कि ट्रेविस ने तुम्हारे कान में क्या कहा। वो फीमेल रोबोट बताती है कि ट्रेविस ने कहा कि मैं भले ही तुम्हारे साथ नहीं हो सकता, लेकिन तुम मेरे दिमाग में मौजूद हो। अब ये बात जब सीनियर को पता चली तब वो कहता है कि वो फीमेल रोबोट झूठ बोल रही है। मैंने भी वो रिकॉर्डिंग सुनी जो कि ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उन सभी को समझता ही नहीं कि आखिर एक रोबोट झूठ कैसे बोल ले रही है। रोबोट्स तो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। अब हमें पता चला कि डॉक्टर और उसकी फीमेल साथी एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। वो दोनों तो एक ह्यूमनॉइड रोबोट होने के बावजूद भी उनके अंदर ये सारी चेंजेस हो रहे थे, पर ये बातें किसी को नहीं पता होती। अब अचानक वो पूरी स्पेसशिप एकदम से हिलने लगी होती है। बाद में पता चला कि स्पेसशिप का एक दरवाजा टूट चुका है, इसीलिए स्पेसशिप का बैलेंस बिगड़ने लगा था। डॉक्टर और कैप्टन तुरंत ही चले गए होते हैं उस दरवाजे को बंद करने के लिए। यहाँ डॉक्टर की जान सबसे ज्यादा खतरे में थी, क्योंकि वो स्पेस के एकदम एंड पर होता है। डॉक्टर की दोस्त तो ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगी थी। बाकी सारे ह्यूमनॉइड्स तो ये चीज देखकर एकदम शॉक रह रहे थे कि आखिर ये क्यों रो रही है। अब डॉक्टर किसी भी तरीके से दरवाजे को बंद करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। कैप्टन डॉक्टर को लेकर आ जाता है उसका इलाज कराने के लिए, पर साथ ही साथ कैप्टन ने डॉक्टर की उस दोस्त जिसका नाम लिया था उसे भी समझाया कि हम ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं और हमारे अंदर इंसानों की तरफ फीलिंग्स आना बिल्कुल भी मना है। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लिया तो वहाँ से गुस्सा होकर चली गई। अब यहाँ एरिस सीनियर से पूछ रही होती है कि कोई रोबोट झूठ बोल सकता है क्या। सीनियर ने कहा कि अगर उसे इस तरीके से प्रोग्राम किया गया रहेगा तो ही वो झूठ बोल सकते हैं, नहीं तो रोबोट्स के अंदर ये सारी क्वालिटीज बिल्कुल भी होती ही नहीं। डॉक्टर को तो कुछ दिनों तक आराम करने के लिए फैसिलिटी के अंदर ही छोड़ दिया गया था, लेकिन यहाँ एरिस को गुस्सा आ रहा था ट्रेविस के ऊपर। उसे समझ में आ गया था कि ट्रेविस जानबूझकर पागल होने का नाटक कर रहा है, जिससे कि कोई भी उससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ना ले सके। एरिस ने तो ट्रेविस को इलेक्ट्रिसिटी के काफी सारे शॉक दिए और उसे टॉर्चर करने लगी। तब जाकर ट्रेविस फ्रेंच भाषा में कुछ कहने लगता है। एरिस को भी फ्रेंच लैंग्वेज थोड़ी सी आती थी, इसीलिए वो पूरी तरीके से उसकी बातें रिकॉर्ड करने लगी। यहाँ अब लिया लगातार मॉनिटर पर काम कर रही होती है और उसे कंपनी के सीईओ का मैसेज लगातार आ रहा था। लिया को इतना तो समझ जाता है कि ये सारे मैसेजेस अभी के नहीं है बल्कि रिकॉर्ड करके रखे गए हैं। लेकिन जब कैप्टन चैम्बर में आता है तब लिया लगातार रोने लग गई थी अपने डॉक्टर के लिए, क्योंकि वो डॉक्टर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। कैप्टन तो उसे शांत रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये बिहेवियर हमारे अंदर बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं था। जब डॉक्टर वहां आ गया तो लिया उससे जाकर गले लग गई और कहने लगी कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। कैप्टन तो दोनों के ऊपर ही गुस्सा होने लगा कि तुम सब ये क्या कर रहे हो, आखिर तुम्हारे सिस्टम्स में ये सारी चीजें किसने इंक्लूड की। कैप्टन तो लिया को जाकर सीनियर से अपनी आप की जांच करवाने के लिए कहता है, जिससे कि उसके अंदर मौजूद कमियों के बारे में पता चल सके। डॉक्टर ने कैप्टन को कह दिया था कि फिलहाल के लिए हमें वो केमिकल कंटेनर मिला ही नहीं है।
वहीं दूसरी तरफ एरिस लगातार उन सारे मैसेजेस को सुन रही थी जिसे कि ट्रेविस ने कहा है। उसने तो स्पेसशिप पर बने हुए अजीब तरीके के चित्रों को भी ध्यान से देखा जो कि ट्रेविस ने ही बनाया था। जरूर इन सारी चीजों में कोई ना कोई मैसेज होगा जिसे कि हमें समझना है, इसीलिए एरिस उन्हीं चीजों को डिकोड करने लगी थी। कई घंटों के लगातार मेहनत के बाद उसे कुछ तो पता चल ही गया होता है, इसीलिए जब कैप्टन एरिस के पास आते हैं तब वो उसे सारी चीजें बता रही थी। दरअसल एरिस ने ट्रेविस की बातों को भी डिकोड किया, जिसमें कि उसे एक शॉकिंग रियलिटी पता चली कि एंड्रोमेडा स्पेसशिप कभी भी गायब हुआ ही नहीं था। उसके अंदर के सारे एस्ट्रोनॉट को तो पहले ही रेस्क्यू कर लिया गया था, और उस समय जब ट्रेविस एरिस के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था तब वो उसे मारने के लिए नहीं बल्कि उसने तो पास ही में रखे हुए एक केमिकल कंटेनर पे पॉइंट किया होता है। एरिस ने तो अजीब तरीके के केमिकल का फॉर्मूला भी निकाल लिया था जो उन्हीं चित्रों के बीच में होता है, यानी कि एंड्रोमेडा स्पेसशिप के एस्ट्रोनॉट्स ने एक ऐसा केमिकल निकाला था जो पानी के साथ मिलकर किसी भी तरीके के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी केमिकल ने शायद सारे एस्ट्रोनॉट्स की जान ली थी। सीनियर और कैप्टन तो अब किसी भी तरीके से उस केमिकल बॉक्स के बारे में पता लगाना चाहते थे, जहां पर डॉक्टर उसे बता रहा होता है कि शायद उस केमिकल बॉक्स को पास ही वाले एक प्लेनेट पर फेंक दिया गया है, यानी कि केमिकल बॉक्स प्लेनेट पर सही सलामत होगा क्योंकि उसके लॉक को ओपन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब यहाँ सीनियर और कैप्टन तुरंत ही आ गए थे ट्रेविस के पास और उसे टॉर्चर करने लगे कि अगर तुमने केमिकल बॉक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो हम तुम्हारे फीमेल रोबोट्स को पूरी तरीके से तोड़ देंगे। सीनियर ने तो फीमेल रोबोट का हाथ ही निकाल दिया होता है, और जब वो फीमेल रोबोट का गला काटने जाता है तभी ट्रेविस उसे रोकता है और कहने लगा कि मैं सब कुछ बता रहा हूँ। उसने सबसे पहले वो लोकेशन बताई जहां पर केमिकल बॉक्स को ट्रांसफर किया गया है, जिसके बाद कैप्टन और बाकी एस्ट्रोनॉट्स प्रिपेयर करने लगे प्लैनेट पर जाने के लिए। ट्रेविस तो अभी भी एरिस को सारी सच्चाई बता रहा था। दरअसल ट्रेविस के हिसाब से कई साल पहले जब वो सब यहाँ पर मिशन करने आए थे तभी एक अनजान केमिकल पास ही वाले प्लैनेट की जमीन से निकालकर हमारे स्पेसशिप पर लाया गया, लेकिन ये केमिकल किसी न किसी तरीके से हमारी स्पेसशिप के अंदर फैल गया था और साथ ही साथ पानी में मिल गया था, जिसकी वजह से कई सारे एस्ट्रोनॉट्स की जाने लगी। इस केमिकल के अंदर कुछ ऐसी चीजें मिली होती हैं जिससे कि हम इंसान अपना कंट्रोल खो दे रहे थे बॉडी पर से, जिसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हुए इंसान दूसरे के ऊपर हमला करके उनकी जान लेने लगे। हालांकि इन सारी चीजों के बारे में कंपनी के ओनर को बताया गया, पर वो सिंपली कह रहे थे कि तुम सभी पानी को फिल्टर करके पियो जिससे कि तुम सुरक्षित रहोगे। यानी कि कंपनी का ओनर इन सारी चीजों को सीरियसली नहीं ले रहा था, जैसे लगता है कि उसे ये बातें पहले से ही पता थी। हम सभी एस्ट्रोनॉट्स के बीच दो ग्रुप्स बन गए और वो एक दूसरे से फाइट करने लगे, और अब अंत में सिर्फ मैं ही बचा था पूरे स्पेसशिप पर। मुझे मजबूरी में सारे केमिकल का बॉक्स और मरे हुए लोगों की डेड बॉडी प्लैनेट पर ही ट्रांसफर करनी पड़ी, पर ये केमिकल पूरे स्पेसशिप में फैल चुका है, यानी कि अब उसे कोई हटा नहीं सकता। और यही रीजन होता है कि ट्रेविस के साथ साथ वो सभी ह्यूमनॉइड रोबोट्स की बिहेवियर भी चेंज होने लगे थे। अब उन सभी को कंपनी के ओनर का एक लास्ट मैसेज आता है जो बता रहे थे कि केमिकल की वजह से तुम्हारे अंदर मौजूद डीएनए भी चेंज होने लगे हैं, और अब कुछ समय बाद तुम सभी को भी कोई नहीं बचा सकता क्योंकि तुम भी अपनी याददाश्त खोकर वहीं मारे जाओगे। इस बात से सभी के सभी ह्यूमनॉइड रोबोट्स काफी ज्यादा शॉक हो गए। उन्हें नहीं समझ रहा था कि आखिर वो मिशन कंप्लीट करे या फिर अपनी जान बचाएं। डॉक्टर और कैप्टन भी उस प्लेनेट की जमीन से वापस स्पेसशिप में आ गए होते हैं। तभी सीनियर ने उन्हें एक सॉल्यूशन दिया कि हम ट्रेविस के ब्लड का यूज करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेविस के डीएनए की मदद से हम अपने आप को ठीक कर सकते थे। यहाँ सीनियर जैसे ही ट्रेविस का ब्लड लेने के लिए गया तब वो बता रहा था कि सारा काम मैंने नहीं बल्कि उस फीमेल रोबोट ने किया है। फीमेल रोबोट तुरंत ही उठ जाती है और सीनियर को मारकर खत्म कर देती है। उस फीमेल रोबोट ने तो रास्ते में आने वाली लिया को भी खत्म कर दिया था, जो अब तुरंत ही ट्रेविस को लेकर स्पेसशिप में कहीं दूर चली गई। जब एरिस, कैप्टन और डॉक्टर वहां पहुंचते हैं तो डॉक्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, क्योंकि वो लिया नाम की जिस ह्यूमनॉइड रोबोट से प्यार करता था वो अब मर चुकी थी। इसीलिए अब डॉक्टर अकेला ही चला जाता है फीमेल रोबोट को मारने के लिए। हालांकि उसे फीमेल रोबोट मिल भी गई थी, पर वो पहले से बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है। उसने तो तुरंत ही डॉक्टर के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर अपने प्रोटेक्शन करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रोबोट ने उसे जान से मार दिया था। कैप्टन और एरिस तो लगातार उस रोबोट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी के काबू में ही नहीं आती। इसीलिए अब कैप्टन ने ट्रेविस को पकड़ लिया था, जिससे कि वो रोबोट को ब्लैकमेल कर सके। फीमेल रोबोट जैसे ही एक चैम्बर के अंदर आती है तभी एरिस पीछे से उसके ऊपर हमला करने लगी थी। दोनों के लगातार हमला करने के कारण रोबोट के ऊपर बहुत तेज बिजली गिरी और वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गई। कैप्टन तो एरिस से कह रहे थे कि तुम ट्रेविस को जान से मार दो, क्योंकि यही एक इंसान बचा हुआ है जिसने कि यहाँ पर सारे एस्ट्रोनॉट्स को मारा था। पर ट्रेविस
तो कहता है कि इसमें मेरी गलती कुछ नहीं है, फीमेल रोबोट ने ही अपने बॉडी के अंदर चेंजेस किए और उसी ने ही एस्ट्रोनॉट्स को मारा था। तभी अचानक एरिस ट्रेविस को मारने के बजाय कैप्टन को ही मार डालती है, क्योंकि उसने सीसीटीवी कैमरास में देख लिया था कि कैप्टन कहीं न कहीं कंपनी के ओनर से मिला हुआ है और वो शुरुआत से ही हमसे ये सारी बातें छुपा रहा था। एरिस ट्रेविस को कुछ नहीं करती और उसे अपने साथ पृथ्वी पर चलने के लिए कहती है, क्योंकि ट्रेविस ही कंपनी के खिलाफ गवाह बन सकता है और उनकी पोल सामने ला सकता है। इसीलिए अब वो दोनों एंड्रोमेडा स्पेसशिप में बैठकर पृथ्वी की तरफ वापस बढ़ने लगे थे और हमारी कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।